सफर फौजी पर कौन तरस खाता है। रात के ठीक 10 बजे झेलम एक्सप्रेस ट्रेन ने जम्मू तवी से रेंगना शुरू किया तो पल भर में रफ्तार पकड़ ली। कंपार्टमेंट में सभी मुसाफिर अपना सामान रखकर आराम कर रहे थे। गीता ने भी लोअर बर्थ पर अपनी कमर टिकाई। कमर टिकाते ही उसने देखा कि सामने वाली बर्थ पर जो साहब अभी तक बैठे थे मुंह खुला रखकर खर्राटे भरी नींद सो चुके थे। गीता की नजर उन साहब के ऊपर वाली बर्थ पर गई तो देखा कि एक नौजवान अपनी छाती पर मोबाइल फोन रख कानों में ईयरफोन लगाए उसमें बज रहे गानों के संग जुगलबंदी में मस्त था। गीता को नींद आ रही थी। उसके ऊपर वाली बर्थ पर कोई हलचल नहीं थी। उस पर सामान रखा हुआ था और सामान वाला उसी कंपार्टमेंट के आखिरी छोर पर अपने दोस्त के साथ कारोबार की बातें कर रहा था। रात गुजर गई। गीता लेटी रही मगर सो नहीं पाई थी। सुबह के 5 बज चुके थे। अपनी ही दुनिया में मस्त वह नौजवान उठा और वॉशरूम की तरफ चल दिया। जब वह लौटा तो उसका चेहरा एकदम तरोताजा दिख रहा था। तब तक गाड़ी अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर रुक चुकी थी। वह नौजवान छोले कुलचे लेकर आया और फिर उसने देखते ही देखते नाश्ता कर लिया। सामने वाली बर्थ पर लेटे साहब हरकत में आने शुरू हुए। उन्होंने गीता से पूछा, मैडम ये गाड़ी कौन से स्टेशन पर रुकी हुई है। गीता ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, जी अंबाला स्टेशन पर। तभी ट्रेन ने रेंगना शुरू कर दिया। उन साहब ने सवाल किया, क्या कोई चाय वाला नहीं आया अब तक। गीता बोली, जी बहुत आए थे मगर आप सो रहे थे। वे साहब चाय की तलब के लिए फिर से अपनी बर्थ पर आलू की तरह लुढ़क गए। थोड़ी देर बाद उनका मुंह खुला और वे फिर से खर्राटे लेने लगे। गीता ने सामने ऊपर वाली बर्थ पर उस नौजवान पर निगाहें डाली तो देखा कि वह कोई उपन्यास पढ़ रहा था। न जाने क्यों गीता की निगाहों को वह अच्छा लगने लगा था। उसका डील डॉल कद काठी हेयर कट और उसके दैनिक रूटीन से उसने अंदाजा लगा लिया था कि ये तो पक्का फौजी है। इसके बाद गीता वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वह होठों को और गुलाबी कर, आंखों को कचरारी कर, चेहरे को चमका कर व जुल्फों को संवार कर जब वापस अपनी बर्थ की ओर लौटने लगी तो उसकी नजरें दूर से ही उस नौजवान पर जा टिकी। वह उपन्यास के पात्रों में खोया हुआ था। गीता ने ठोकर लगने की सी एक्टिंग कर उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की मगर सब बेकार। गीता खिसियाई सी खिड़की के पास आकर बैठ गई और बाहर झांकने लगी। तकरीबन 8 बजे गाड़ी पानीपत स्टेशन पर रुकी तो गीता ने अपनी नजरें नौजवान पर टिका कर सामने वाले साहब को पुकारते हुए कहा, जी उठिए, स्टेशन पर गाड़ी रुकी है, चाय नाश्ता सब है यहाँ। ओके थैंक यू, चाय पीने का बड़ा मन है मेरा, उन साहब ने कहा। जी इसीलिए तो उठाया है, मैं जानती हूँ कि आप चाय की तलब के साथ ही सो गए थे। गीता बोली। चाय वाला जैसे ही खिड़की पर आया तो उन साहब ने झट से चाय का कप ले लिया और अपनी जेब से पैसे निकालकर चाय वाले को थमा दिया। इसके तुरंत बाद आलू पूरी वाले ने खिड़की पर दस्तक दी तो पल भर में उन साहब ने आलू पूरी अपने हाथों में थाम ली। गीता की नजर दोबारा ऊपर वाली बर्थ पर गई तो उसने देखा कि वह नौजवान अभी भी उपन्यास पढ़ने में डूबा हुआ था। चाय नाश्ते से निपटकर जब उन साहब को फुर्सत मिली तो उन्होंने गीता को थैंक यू कहा। तभी ऊपर बैठे उस नौजवान ने नीचे झांका तो देखा कि साहब नाश्ता कर चुके थे। उस नौजवान ने बड़ी नम्रता से कहा, सर अगर आप बैठ रहे हैं तो मैं अपनी बर्थ नीचे कर लूं क्या। हाँ हाँ क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद वह नौजवान उन साहब के बगल में तो गीता के ठीक सामने बैठ चुका था। गीता अपनी बर्थ पर बैठी बैठी खिड़की से बाहर झांकते झांकते अपनी नजरें उस नौजवान की नजरों से मिलाने की कोशिश करने लगी लेकिन वह नौजवान तो उसे देख ही नहीं रहा था। वह सोचने लगी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मुझे कोई देखे भी ना। अगर कोई मेरी बगल से भी गुजरता तो वह पलटकर मुझे जरूर देखता। उस नौजवान पर टक टक की लगाई गीता सोच रही थी कि तभी उसने पानी की बोतल गीता की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैडम पानी पी लीजिए। यह सुनकर गीता के गंभीर चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। उसकी ओर देखते देखते पानी की बोतल अपने हाथ में थाम बैठी और 2-4 घूंट गटागट पी भी गई। पानी की बोतल उसे वापस देते हुए गीता ने अपने कायाश को पुस्ता करने के लिए पूछ लिया, आप फौजी हैं ना। जी, गीता ने उससे दोबारा कहा। पूरा मत मानना प्लीज। मैंने किसी से सुना था कि फौजी दिमाग से पैदल होते हैं। जहां लड़की देखी नहीं कभी उनके सिर में तो कभी बदन में खुजली होने लगती है और फिर वे पागलों की तरह लड़कियों को देखने लगते हैं। पर आपने ये साबित कर दिया कि सभी फौजी एक जैसे नहीं होते। हाँ, पर फौजियों को ठीक रहने कौन देता है। जहाँ फौजी ऐसी हरकत नहीं करते वहाँ लड़कियां उनके साथ ऐसा ही करने लगती हैं। आखिर कोई कहाँ तक बचे।
उस नौजवान की यह बात सीधे गीता के दिल को जाकर लगी। बातचीत का सिलसिला चला तो उस नौजवान ने पूछ लिया, क्या नाम है आपका? गीता। क्या करती हैं आप? जी मैं बैंक में हूँ। बहुत अच्छा, वह फौजी बोला। गीता ने पूछा, और आपका नाम? मेरा नाम प्रिंस है। प्रिंस? वह भी सेना में? पर कौन रहने देता होगा आपको वहाँ प्रिंस की तरह? इस बात पर वे दोनों हंस दिए। हंसी ठहाकों के बीच उन्हें पता ही नहीं चला कि ट्रेन कब नई दिल्ली स्टेशन पर आ रुक गई। सवारियों ने उतरना शुरू किया तो साथ ही साथ नई सवारियों का चढ़ना भी जारी था। तभी एक बंगाली जोड़ा अपनी बर्थ नंबर ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचा। अधेड़ उम्र के उस बंगाली जोड़े ने अपना सामान सीट के नीचे रखा और वे दोनों गीता व प्रिंस के साथ ही आ बैठे। दिन भर की प्यार भरी बातों के सिलसिले के साथ ही एक के बाद एक स्टेशन भी पीछे छूटते रहे और पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। पैंट्री वाले आए, खाने का ऑर्डर बुक किया। कुछ देर रात का भोजन सबके सामने था। खाना खाने के बाद प्रिंस ने टूथब्रश किया तो गीता ने भी उसकी देखा देखी यह काम कर डाला। सभी सुस्ताने के मूड में आए तो सबने अपनी अपनी बर्थ संभालनी शुरू कर दी। बंगाली जोड़ा कुछ परेशान सा इधर उधर ताकने झांकने लगा। प्रिंस ने उन्हें टोकते हुए पूछ ही लिया, क्या बात है जी? बंगाली आदमी ने अपना दर्द बयां किया। क्या बताएं बेटा, एक तो हम शरीर से भारी, ऊपर से उम्र के इस पड़ाव पर है कि जहां हमारे लिए ऊपर बर्थ पर चढ़ना उतरना किसी किले की फतेह करने से कम नहीं है। कहीं इस चढ़ने उतरने में फिसल कर गिर गए तो दो चार हड्डियां तो टूट ही जाएंगी। इतने में बंगाली औरत की याचक निगाहें गीता के छरेरे बदन पर जा पड़ी। उन्होंने विनती करते हुए कहा, बेटी क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? गीता हैरानी से उनकी ओर देखते हुए बोली, कैसे आंटी? आप बर्थ एक्सचेंज कर लीजिए प्लीज, आप जवान लोग हो, ऊपर की बर्थ पर चढ़ उतर सकते हैं। ठीक है आंटी, मैं ऊपर वाली बर्थ पर चली जाती हूँ, आप मेरी बर्थ पर सो जाइए, गीता ने कहा। गीता पायदान में पैर अटकाकर प्रिंस के सामने ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गई तो बंगाली जोड़ा भी नीचे वाली बर्थ पर लेट गया। प्रिंस जो पहले से ही अपनी बर्थ पर मौजूद था अब तक उपन्यास के पन्नों में डूब चुका था। गीता ने ऊँगते हुए उसकी तरफ देखा और एक बदन तोड़ अंगड़ाई लेते हुए अपनी छाती को उभारा तो फौजी की नजरें उपन्यास से हटकर उसके बदन पर आ ठहरी। उपन्यास हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। गीता के चेहरे पर मादकता में लिपटी जीत की मुस्कान तैर गई। उसने नीचे गिरे हुए उपन्यास को देखा तो उसके उबाल झांकने लगे। फौजी की निगाहें तो मानो वहीं पर अटक कर रह गईं। फौजी ने गीता की ओर देखकर कहा, बुरा मत मानना, आपकी हंसी तो बेहद खूबसूरत है। गीता ने भी जवाब में कहा, आपका चाल चलन बहुत अच्छा है, मैं कल से देख रही हूँ। यह बात सुनकर प्रिंस हंस पड़ा और बोला, आर्मी वालों का चाल चलन बिगड़ने कौन देता है मैडम? कैद में रहते हैं, कोई हमें खुला छोड़कर तो देखे। गीता मुस्कुराते हुए कहने लगी, अब चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है आपका। कहाँ से ठीक रहता? आप जो कल रात से मुझ पर डोरे डालती आ रही हैं। हम कंट्रोल करना जानते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि किसी हुस्न परी को देखकर हमारा दिल ही नहीं धड़कता। हम बात मौका देखकर करते हैं मैडम। गीता ने उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछा, गाने के शौकीन हो बाबू? फौज में क्यों चले गए? प्रिंस गंभीर हो गया, फिर कुछ सोचते हुए बोला, एक लड़की के चक्कर में फौजी बन गया। उसे आर्मी वाले पसंद थे। ओह, अब तो वह लड़की आपकी पत्नी होगी ना? जब मैं ट्रेनिंग कर गांव लौटा तब तक उसने किसी कारोबारी से शादी कर ली थी, मगर मैं फौजी होकर रह गया। बहुत दुख हुआ होगा उसके ऐसा करने पर। हाँ, पर क्या करता, जिंदगी है ही चलने का नाम। कभी दोस्तों ने मुझको तो कभी मैंने खुद को समझा लिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर गीता की ओर आंख मारकर प्रिंस ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस अब मैं कुछ अच्छा होने का इंतजार कर रहा हूँ। क्या बात है साहब, मुझे आपकी यही अदा तो पसंद है। मुझसे दोस्ती करोगी? वह तो हो ही गई है, अब इसमें कहने की क्या बात है। फिर उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो गीता ने प्रिंस की हथेली में अपनी उंगलियों से सरसराहट सी पैदा कर दी। उस सरसराहट ने प्रिंस के तन बदन में खलबली मचा दी थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबने लगे। रात अपने शबाब पर चढ़नी शुरू हो गई। वे दोनों कब एक ही बर्थ पर आ गए किसी को भनक तक न हुई। गीता के बदन से आ रही गुलाब के इत्र की भीनी भीनी खुशबू में प्रिंस बहकता चला गया। गीता ने थोड़ी ढील दी तो प्रिंस के हाथ उसके बदन से खेलने लगे। गीता ने कुछ नहीं कहा तो प्रिंस ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। थोड़ी ही देर में वे दो बदन एक जान हो गए। चलती ट्रेन में उनके प्यार का सफर अब अपनी हद पर था। फिर इसी सफर में वे दोनों हाफते हाफते नींद के आगोश में समा गए।
सुबह के तकरीबन 3 बजे गाड़ी ने अपनी रफ्तार कम की तो गीता की नींद खुल गई। उसने अपने आप को प्रिंस की बाहों से आजाद कर कपड़े पहने। उसका खांडवा स्टेशन आने वाला था। गीता ने एक कागज पर प्रिंस के लिए कुछ लिखा और उसके सिरहाने रख दिया। फिर कुछ सोचा और जल्दबाजी में एक और पुर्जे पर कुछ लिखा और पर्स निकालकर उस पुर्जे को पर्स में रख दिया और पैंट की जेब के हवाले किया। फिर गीता ने अपना सामान समेटा और बिना आहट किए प्लेटफॉर्म पर उतर गई। रात के प्यार में थके प्रिंस की नींद सुबह के 5 बजे खुली तो उसने अपने बगल में गीता को टटोला। वह वहां नहीं थी और ना ही उसका सामान। प्रिंस हैरान परेशान सा इधर उधर ताकने लगा। गीता का कहीं नामो निशान न मिलने पर उसने खुद को ठीक ठाक करने के लिए सिरहाने रखी अपनी शर्ट उठाई तो उसके नीचे एक चिट्ठी मिली। लिखा था, डियर, आप बहुत अच्छे फौजी हैं। देर से बहकते हो जरा, पर बहकते जरूर हो। सफर रोमांचक गुजरा, आपकी बात ही कुछ और थी। फिर कभी दोबारा आपसे इसी तरह मुलाकात हो। लव यू डियर, गुड बाय। चिट्ठी पढ़कर प्रिंस हैरान हुआ। उस भोली भाली दिखने वाली मासूम बला के बारे में सोचते सोचते उसके माथे पर सिलवटें पड़ने लगी। तभी चाय वाला वहां आया। अरे भैया, एक कप चाय दे दो, कहते हुए प्रिंस ने अपना पर्स निकाला तो उसमें से एक और पर्चा निकला जिस पर लिखा हुआ था, आपका पर्स रंगीन नोटों की गर्मी से लबालब था। दिल आ गया सो निशानी के तौर पर सभी रंगीनियां। उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। प्रिंस के मुंह से बस इतना ही निकला। चाय के लिए चिल्लर तो छोड़ जाती, पर फौजी पर तरस कौन खाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस स्टोरी, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।